Assalamualaikum. We are going to start chapter 3 of manual therapy Kelton Bond टेस्ट ऑफ फंक्शन। टेस्ट ऑफ फंक्शन जो है किस लिए हमें हेल्प देता है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं पेशेंट कंप्लेन को। उसके बाद जो साइन सिम्टम हमें मिलते हैं इन टेस्ट से वो भी हमें बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसमें उसके नीचे किस किस्म के, मतलब उसमें डिसफंक्शन किस तरह का है कि वहाँ जो है मसल्स इन्वॉल्व हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, उसका पता चल जाएगा और किस तरह का हमने ट्रीटमेंट अप्लाई करना उन स्ट्रक्चर्स पे उसका आइडिया हो जाता है। एसेंशियल एलिमेंट होते हैं हमारे ओएमटी वैल्यूएशन का, प्रोवाइड करते हैं टूल मैनुअल थेरेपिस्ट के लिए, ताकि जो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई थी वो कंफर्म हो जाए और हम जो है प्रोग्रेस कर सकें अपने मेजर्स को। हमने मॉनिटर करने पेशेंट के रिस्पॉन्स इन टेस्ट को। प्रैक्टिशनर जो है वो इन ट्रीटमेंट क्लिनिकल डिसीजन बनाता है ताकि मॉडिफाई या इम्प्रोवाइज़ कर सके अपने ट्रीटमेंट को। टेस्ट ऑफ फंक्शन में हम कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, कौन सी मूवमेंट्स करवाते हैं, एक्टिव और पैसिव रोटेटरी मूवमेंट करवाते हैं ताकि हमें लोकेशन, टाइप, सेवेरिटी ऑफ डिसफंक्शन पता चल जाए। इसमें हम स्टैंडर्ड मूवमेंट जो हमारी एनाटॉमिकल और एक एक्सिस के अराउंड होती हैं वो करवाते हैं, या कंबाइंड मूवमेंट जो फंक्शनल मल्टी एक्सेल होती हैं वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद हम ट्रांसल्यूटेरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट करवाते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को या लीजन्स को नॉन आर्टिकुलर लीजन्स से, और उसके साथ जिस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन है, जिस जॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन, उसका आइडिया हो जाए। इसमें हम ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक्शन में क्या होता है, पुल अपार्ट करते हैं हम जॉइंट सर्फेसिस को, ये उसके बाद कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन फोर्स हम लगाते हैं ताकि अंदर की तरफ पुश कर सकें। और ग्लाइडिंग करते हैं। ग्लाइडिंग में क्या होता है, मूवमेंट करते हैं एक जॉइंट की अपने दूसरे जॉइंट के ऊपर। इसके अलावा रजिस्टेड मूवमेंट करवाते हैं ताकि जो हमारे न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इंटेग्रिटी का पता चल जाए और स्टेटस पता चल जाए हमारी जो वस्कुलर सप्लाई है उसका। पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट करवाते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें हम सॉफ्ट टिश्यू डिसफंक्शन को और किस टाइप का सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है उसको पता चल जाए। उसके लिए हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट करवाते हैं, मसल की लेंथ के लिए, मसल बिल्ड के लिए हम ऐसे मूवमेंट करवाते हैं, एडिशनल टेस्ट करवाते हैं। एक चीज़ का ख्याल करना, हमने स्पेसिफिक रहने सिम्टम्स के बारे में जब हम एग्जामिनेशन करनी है पेशेंट को, हमने कहना है कि डिस्क्राइब कर सके करेक्टर और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिम्टम्स की उसको, या अगर कोई पहले से सिम्टम जो हैं वो प्रेजेंट थे तो हर टेस्ट प्रोसीजर के साथ वो चेंज अगर हो रहे हैं तो पेशेंट को कहना आपने उसको साथ साथ हमें बताना है। स्पेशली नोट करना है कोई पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से कोई प्राइमरी कंप्लेन आ रही है जिसके साथ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी हमने पेशेंट को साथ साथ कहना है कि हमें जो है बताते रहें। उसके बाद असेसिंग क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, जो लार्जर पैसिव मूवमेंट्स होती हैं जैसे जनरल स्पाइन मूवमेंट हो गई, हमने जो रेंजेस के लिए टेस्ट करने हैं वो हमने स्लोली टेस्ट करने हैं जितनी उसकी रेंज है उसके अंदर फर्स्ट स्टॉप आने तक। और जो स्मॉलर पैसिव मूवमेंट्स होती हैं ऐसे जॉइंट्स में जिनकी लिटिल रेंज ऑफ मूवमेंट होती है जैसे स्पाइनल सेगमेंट्स हो गए, उसमें हमने जल्दी से जो है सबसे पहले रैपिडली ऑसिलेटिव मूवमेंट मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट करनी होती है जिसमें ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है नेबरिंग जॉइंट्स की। अगर ये ऑसिलेटरी टेस्ट में बताते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है या सिम्टोमेटिक एरिया है, हमने जो है ज़्यादा केयरफुल वैल्यूएशन करनी है, रेंजेस चेक करते स्लो मूवमेंट करवानी है और जो इर्द के सेक्शन को स्टेबलाइज करना है और ना कोई हार्म या डैमेज हो सकता है। उसके बाद मेजर करना है रोटेटिक मूवमेंट जो डिवाइस के साथ अमाउंट ऑफ एक्टिव या पैसिव जॉइंट मूवमेंट मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिसको हम गोनियोमीटर कहते हैं, रूलर कहते हैं। ये दूसरी डिवाइस जैसे कि डिस्टेंस ऑफ फिंगर टिप टू फ्लोर एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं रोटेटिक स्पाइन और हिप मूवमेंट के लिए। स्टैंडर्ड बोन मूवमेंट जो हमेशा हम जीरो पोजीशन से लेते हैं और किसी डिफाइंड एक्सिस के अराउंड लेते हैं। अब इनका रिजल्ट जो है वो हमें बताता है कि वहाँ हाइपोमोबिलिटी है या हाइपरमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी क्या होती है कि उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, नॉर्मल से हाइपर में जो है वो एक्सेसिव मूवमेंट हो जाएगी। उसके अलावा जो है जॉइंट हाइपरमोबाइल हो सकता है एक डायरेक्शन में और उसके साथ दूसरे डायरेक्शन में वो हाइपरमोबाइल भी हो सकता है। गायनोमेट्रिक मूवमेंट और क्या बताते हैं वो मसल शॉर्टनिंग है या नहीं है। हाइपरमोबिलिटी सिर्फ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जो एसोसिएटेड है सिम्टम्स के साथ, और अगर एसोसिएटेड एंडफील पैथोलॉजिक है तो भी हमें आइडिया देती है हाइपरमोबिलिटी जो है नॉर्मल एंडफील के साथ किस वजह से हो सकती है। वहाँ कोई पैदाइशी स्ट्रक्चरल मसला है या फिर कोई एनाटॉमिकल वेरिएशन है जिसकी वजह से जो है वो हाइपरमोबिलिटी कॉज हो रही है, और ये अनलाइकली होगा कि वो सिम्टोमेटिक होगी या फिर मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट से उसको जो है बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज मैनुअल ग्रेडिंग ऑफ रोटेटिक मूवमेंट 0 to 6 स्केल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाइवा क्वेश्चन भी है, पास पेपर का क्वेश्चन भी है यूएस वालों का, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। मैनुअल ग्रेडिंग ऑफ रोटेटिक मूवमेंट, अब ऐसे जॉइंट इनकी लिटिल रेंज ऑफ मोशन होती है जैसे कार्पल जॉइंट्स हो गए या फिर सिंगल स्पाइनल सेगमेंट हो गया, ये इम्पॉसिबल इम्प्रैक्टिकल होता है कि हम इनकी रेंज ऑफ मोशन जो गोनियोमीटर के साथ मेजर कर सकें। रेंज ऑफ मोशन को हमने क्लासीफाई कर दिया है इस स्केल से। वो स्केल क्या हाइपोमोबिलिटी होगी तो कौन से ग्रेड होंगे, 0 पे नो मूवमेंट एंड एनकाइलोसिस होगा, 1 पे कंसिडरेबल डिक्रीज मूवमेंट होगी, 2 पे स्लाइटली डिक्रीज मूवमेंट होगी, नॉर्मल 3 जो है वो नॉर्मल होगा,
4, 5, 6 हाइपर मोबिलिटी होगी, 4 पे स्लाइटली इंक्रीज मूवमेंट, 5 पे कंसिडरेबल इंक्रीज मूवमेंट, 6 पे कंप्लीट इंस्टेबिलिटी होगा। देन इज असेसिंग क्वालिटी ऑफ मूवमेंट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। एबिलिटी होनी चाहिए कि हम देख सकें, फील कर सकें क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। उसके बाद कौन सी ऑल्टेशन हुई इसको नॉर्मल से, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें क्लू दे सकती है हमारी करेक्ट डायग्नोसिस बनाने में। असेस करनी मूवमेंट को मिनिमल फोर्स के साथ, ताकि डेविएशन हो जाए नॉर्मल से। रिपीट करना पैसिव मूवमेंट को डिफरेंट स्पीड के ऊपर, ताकि पता चल सके कि डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं पाई जाती वहाँ। जैसे कि स्लो पैसिव मूवमेंट जो हैं वो रिवील करती हैं जॉइंट रिस्ट्रिक्शन, और रैपिड मूवमेंट जो हैं वो नॉर्मल मसल रिएक्टिविटी का बताती हैं हमें। पैसिव मूवमेंट क्वालिटी बस असेस किस तरह से कर सकते हैं, हम एंटायर रेंज ऑफ मूवमेंट में तब तक करेंगे उसकी रेंज में जब तक फर्स्ट स्टॉप नहीं आ जाता या पेशेंट हमें रोक नहीं देता, वो पॉइंट उसका फर्स्ट स्टॉप होगा। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ईजिली ओवरलुक हो जाएंगे अगर पैसिव मूवमेंट जो है वो हम टेस्ट कर रहे हैं जब लिमिटेशन है एक्टिव मूवमेंट की। अब वहाँ पैसिव ओवर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमें जो है वहाँ आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी फर्स्ट स्टॉप से पहले भी कि वहाँ कोई जो है वो इशू है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। तो फर्स्ट स्टॉप टेस्ट करना है मूवमेंट क्वालिटी कैसे ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले एक्टिव मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे सेम मूवमेंट को पैसिवली जब तक हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलती है। हमने मिनिमल फोर्स अप्लाई करनी है और परफॉर्म करना मूवमेंट को स्लोली बहुत बार, जितनी उसकी एंटायर रेंज है उसके अंदर। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट जो है वो हमने नोट करनी है जब से हमने जो है वो शुरू किया है, वहाँ से लेके जितनी उसकी रेंज थी उसके अंदर अंदर कब तक करना है जब तक फर्स्ट स्टॉप नहीं मिलता रहता या रेजिस्टेंस नहीं मिल जाती है। पैसिव मूवमेंट जो फ्री होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होनी चाहिए, जिसके साथ हमने कैरी करना है। अगर डेविएशन मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है वहाँ कोई अबनॉर्मेलिटी है, अलर्ट रहना है अबनॉर्मेलिटी को, उसको हमने रूल आउट करना है और उसको फर्दर ट्रीटमेंट की एवैल्यूएशन की ज़रूरत है। एंड फील क्वालिटी ऑफ मूवमेंट आफ्टर फर्स्ट स्टॉप इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फील क्या होती है, वो सेंसेशन जो प्रैक्टिशनर या थेरेपिस्ट फील करता है एट द लिमिट ऑफ जितनी उसकी रेंज थी वो पूरी कर ली है। उसके बाद जो है उसी एक पॉइंट आया कि वहाँ में रेजिस्टेंस फील हुई है, उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाते हैं, पेशेंट खुद देखती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एंड फील। जितनी रेंज थी, रेंज की एंड जब आई है तो वो जो है हमें सेंसेशन फील हुई, उसको उसने नाम दे दिया एंड फील का। एंड फील जो है वो टेस्ट करते हैं एडिशनल स्टेप्स के साथ, जो हम फर्स्ट स्टॉप जो आता है उसके बाद जो है वो हम अप्लाई करते हैं, क्वालिटी टेस्ट होता है। एंड फील को वैल्यूएट करना है एज अ पार्ट ऑफ पैसिव मूवमेंट। एंड फील वैल्यूएट हो सकता है ड्यूरिंग स्टैंड एंड कंबाइंड मूवमेंट, ओवर प्रेशर एंड फील जिसको कहते हैं, या फिर जॉइंट प्ले एंड फील के दौरान भी इंपॉर्टेंट होता है थेरेपिस्ट के लिए कि उसने डिफ्रेंशिएट करना है नॉर्मल को पैथोलॉजी के एंड फील से। यहाँ उन्होंने बताया वो फिगर में स्टार्ट की थी, इतनी उसकी रेंज थी, यहाँ तक स्मूथली गई, उसके बाद जो है उसको रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई। अब वो पॉइंट जहाँ पे रेजिस्टेंस शुरू हो गई, फर्स्ट स्टॉप हो गई, उसका नाम है एंड फील। उसके बाद हल्की हल्की रेजिस्टेंस आया, फिर एक पॉइंट आया कि फाइनल स्टॉप हो गई, इसके बियॉन्ड हम बिल्कुल भी उसको मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। वैल्यूएट करने हैं एंड फील को स्लोली केयरफुली या पैसिव मूवमेंट के बाद जीरो पोजीशन से, जितनी उसकी रेंज है उसके अंदर, फर्स्ट स्टॉप के पास भी फाइनल स्टॉप तक हमने देखनी होती है। सटल एंड फील जो है वो इजीली ओवरलुक हो जाती हैं अगर आप एंड फील जो है टू क्विकली टेस्ट करते हैं, या अगर इनसफिशिएंट रेंज ऑफ मूवमेंट है तो भी इसका आइडिया हो जाता है। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड फील। हर जॉइंट मूवमेंट जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक एंड फील होता है, डिपेंड करता है उस जॉइंट के एनाटॉमी क्या है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट टेस्ट करें। एंड फील वेरी करता है इंडिविजुअल के साथ, डिपेंड करता है उसकी एज, बॉडी टाइप, बिल्ड के ऊपर। फर्स्ट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट जब मिलती है, केयरफुली हमने स्मॉल एडिशनल फोर्स या स्ट्रेच अप्लाई करना होता है।